दोस्तों, आज की कहानी जो सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसकी शुरुआत होती है अफगानिस्तान से। यहाँ हम कुछ सैनिकों को ट्रक में कहीं जाते हुए देखते हैं। इस दौरान वो रेडियो पर सुन रहे हैं कि यूएसएसआर ने अपने जवानों को वापस बुला लिया क्योंकि वो अब और जंग नहीं चाहते। इतने में इनकी ट्रक को रोका जाता है क्योंकि वहां पर कुछ अफगानी लोग सैनिकों से लड़ रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि इन लोगों ने उनके मुखिया को मारा है और इनका जो कुछ भी पैसे वगैरह थे सब कुछ छीन लिया। जब ये चीज कमांडर दमित्री देखता है तो उसने सभी ट्रक की तलाशी का ऑर्डर दिया, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसने मुखिया से कहा कि आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, वो आपकी अच्छे से मदद करेंगे। आपका जो कुछ भी सामान खोया है या फिर छीना गया है वो आपको लौटा देंगे। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम वहां पर गए तो वो हमारी तलाशी लेने लग जाएंगे और हमारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। जो कहकर ये सभी अफगानी लोग निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। दमित्री भी अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया, लेकिन बीच रास्ते में उसने सभी को बताया कि मुझे पता है कि पैसे उन सैनिकों ने ही चुराए थे, लेकिन मैंने ये किसी को बताया नहीं क्योंकि ऐसा करने में वो सभी अफगानी हमारे सभी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालते। पर जब इस चीज की खबर एक और ऑफिसर को पता लगती है तो वो उसी सोल्जर के पास जाता है जिसने उन पैसों को चुराया था। वो उसे एक पंच मारता है और ऐसा कभी ना दोबारा करने की सलाह देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बाप बेटे को अपने घर में जाते हुए देखते, लेकिन तभी आसमान में एक तेज धमाका होता है। जब उस बच्चे की नजर पहाड़ी पर पड़ती है तो वो देखता है वहां पर एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, लेकिन उसके पायलट ने खुद को इंजेक्ट कर लिया है। इसीलिए वो फौरन उसके पास जाता और उसी की बंदूक उठाकर उस पर तान देता है। लेकिन पायलट बड़ी ही समझदारी से उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे फेंक दो, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन वो बच्चा जब तक समझ पाता वहां पर तालिबान के लोग आ जाते जिन्होंने उस प्लेन को नीचे गिराया था। अब वो उस पायलट को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। उधर दमित्री देखता है कि उसके एक और काफिले को तालिबानियों ने मार गिराया, जिसमें कई सारे सैनिक मारे गए। जो देख वो जनरल के पास जाता और उसे बताता है कि ये चीज उनके साथ तीसरी बार हुई है। उनके लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है और फिर उनके सामानों को भी छीन लिया गया। जो सुन जनरल बताता है कि मुझे ये बात पता है और ये भी पता है कि आज सुबह एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है और तुम्हें पता है कि उसे कौन उड़ा रहा था। दमित्री पूछता है कि कौन, तो जनरल बताते हैं कि मेरा बेटा। मुझे ये भी पता है कि उसका प्लेन कहाँ पर क्रैश हुआ, इसीलिए अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ कि मेरे बेटे को किसी भी तरीके से रेस्क्यू करके लेकर आओ, फिर चाहे तुम्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। जो कुछ भी चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। जो सुन दमित्री मान जाता है और काम पर लग जाता है। वहीं सार्जेंट भी अपने काम पर लग गया था। वो खानदार की मार्केट में जाता और वहाँ कुछ म्यूजिक सिस्टम को खरीदना शुरू करता, पर कुछ देर बाद वो अंदर चला जाता और उसके जो कोई भी सैनिक थे वो बाहर ही बैठे थे कि तभी वहां पर स्पेशल यूनिट के 2 सोल्जर आते जो इनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ गाना सुन रहे हो, बुज़दिलों की तरह हम बाहर तुम्हारा काम करें, लाओ ये सब हमें दो और जाकर बाहर अपना काम करो। ये कहकर उन्होंने इनका सारा सामान छीन लिया। ये सब दूर बैठा ग्रिल नाम का सोल्जर देख रहा था, इसीलिए वो इनके पास जाता और बहुत ही सहजता से इनसे कहता है कि हमें हमारा सामान दे दो, लेकिन वो नहीं मानता और फिर क्या था, वो अकेले ही उन दोनों से भिड़ जाता है। जो देख सार्जेंट काफी प्रभावित होते हैं। वो स्पेशल यूनिट के दोनों लोगों की ट्रेनिंग अलग होती है, लेकिन फिर भी ग्रिल ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा था। इसीलिए उससे कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट मिशन है, क्या उसमें तुम काम करोगे। अब ग्रिल को इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार था, वो तुरंत ही हाँ कर देता। फिर हम कुछ जवानों को देखते हैं जो उस क्रैश साइट के करीब जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा करीब नहीं जा सकते। ऐसा करने में रूल्स को ब्रेक करना होगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए कि हमें जल्दी ही उस जगह को खाली करना है। पर सार्जेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बस एक खोए हुए सिपाही को तो ढूंढ रहे हैं, इसीलिए चुपचाप अपने मिशन को अंजाम दो। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये एक जनरल मिशन है, हमें किसी पर भी गोलीबारी नहीं करनी है। अब जब ये उस गांव में पहुंचते हैं तो इन्हें वहां के सन्नाटे को देखकर पता लग जाता है कि इस गांव को पहले से ही खाली करवा दिया गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर तालिबानियों का कब्जा है। वो बड़ी ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि वो किस घर में छुपे हुए। तभी अचानक गोलीबारी होना शुरू हो जाती है जिसमें कुछ जवान मारे जाते हैं। अब ये चीज सार्जेंट देखता है तो वो भी फायर का ऑर्डर देता है, जिसके बाद ये लोग भी इधर से शूट करते हैं जिसमें उनके काफी लोग मरते हैं। जब ये चीज उस ग्रुप के लोग देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अब वो कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए वो रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग करते हैं जिसमें ग्रिल बुरी तरह से घायल हो जाता है और कुछ सोल्जर भी मारे जाते हैं। लेकिन वो रॉकेट छोड़ना बंद नहीं कर रहे थे। इस बीच जब ग्रिल को होश आता है तो वो पीछे से जाता और उस जगह पर पहुंच गया था
जहां से ये सभी खड़े होकर रॉकेट को लॉन्च कर रहे थे और वो उनके सभी टैंक और लोगों को खत्म कर रहे। ग्रिल बिना समय गवाए बचे हुए तालिबानियों को मार गिराता और फिर जितने भी घर थे उनकी तलाशी का काम शुरू कर देता है, जिसमें से एक घर में इन्हें उस पायलट का मास्क मिलता है, पर वो वहां आसपास कहीं नहीं था, जो देख सार्जेंट समझ गया कि वो लोग उसे लेकर पहाड़ पर गए, जहां पर जाना खुद को मौत की दावत देना है, क्योंकि वो जगह चारों ओर तालिबानियों से घिरी हुई है, वो उनका गढ़ है और वहां वो छुप कर हमला करेंगे। उसका ये शक सही निकला, क्योंकि अगले ही सीन में हम उस पायलट को पहाड़ पर जाते हुए देखते हैं। वहां दमित्री भी अपने काम पर लगा हुआ है, लेकिन वो दिमाग से काम ले रहा है। उसने एक दूसरे ग्रुप के लीडर को $5 मिलियन का सौदा किया, जो उनकी मदद करेगा उस पायलट को ढूंढने के लिए। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खत्म कर सकता है और इन लोगों को पता है कि ज्यादा गुंजाइश कहाँ पर है, पर पहले उसका टेस्ट लेना चाहता है वो, और इसीलिए वो उन लोगों को 2 ट्रक की लोकेशन देता है जिनके लोगों ने पायलट को पकड़ा हुआ है। तो बिना समय गवाए उनके दोनों ट्रक को उड़ा देता है, जो देख दमित्री काफी खुश होता है और उसने उस ग्रुप के लीडर सलीम को आधे पैसे दे दिए और कहा कि आधे बाद में मिलेंगे जब वो इस काम को पूरा करेगा। अब वो वहां से सीधा अपने बेस पर पहुंचता है और जनरल से सब कुछ बताता है कि असल में वो सोच क्या रहा है और किस किस आदमी की मदद ले रहा है। जब ये चीज जनरल सुनता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, उन्हें ये मिशन अकेले ही करना है, जो चीज दमित्री को ठीक नहीं लगती, क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और उनके लोग भी मारे जाएंगे। उसी रात सार्जेंट के पास एक लोकल आदमी आकर कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जिसके पास कई सारे रॉकेट लॉन्चर है, जो वो 1 मिलियन अफगानी पैसों में देने को राजी है। सार्जेंट मान जाता है क्योंकि एक अच्छा ऑफर था। अगली सुबह वो उस लोकल के साथ उन लोगों के पास जाता है और उनके मॉडल को देखता है, जो उसे फ्रेश लगता है, इसीलिए वो उन्हें पैसे दे देता है। पर वो उससे कहते हैं कि वो हथियारों को कल तक उनके पास पहुंचा देगा। लेकिन जब अगले दिन इनका एक आदमी वहां जाता है तो ये लोग उसे भगा देते हैं, जो सुन सार्जेंट खुद उनके इलाके में जाता है और पूछता है कि उन्होंने अभी तक हथियार क्यों नहीं डिलीवर किए। तो ये लोग उससे बदसलूकी करने लगते हैं और तभी कुछ हथियारबंद लोग आते हैं और सार्जेंट को अकेले देख उसे बंदी बना लेते हैं। वो अपने साथ उसे ले जाते हैं। दरअसल ये उनका एक प्लान का हिस्सा था, मतलब कि एक ट्रैप। जब इस चीज की खबर दमित्री को पता लगती है तो वो फौरन उन लोगों के बारे में पता लगाने को कहता है जिसे सार्जेंट आखिरी बार मिले थे, और इसमें सबसे पहला नाम आता है माजिद का, जो कि वही लोकल आदमी था और उसे ये लोग बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। तब जाकर वो अपना मुंह खोलता है और सरदार नाम के आदमी के बारे में बताता है, जो कि हुसैन का गार्ड, वही हुसैन जिसके ग्रुप के लोगों ने सार्जेंट को और उस पायलट को बंदी बनाया। और ये सुन दमित्री फौरन सरदार से अकेले मिलने के लिए जाता है, पर अपने साथ कुछ आदमियों को भी लेकर जाता है, क्योंकि वो सार्जेंट जैसी गलती नहीं करना चाहता। यहाँ दमित्री सरदार को कहता है कि हमारे पास तुम लोगों के लिए एक डील है, तुम जितना भी बोलो हम उतना देने को तैयार है, साथ में कुछ हथियार भी देंगे, पर उसके बदले में तुम्हें सार्जेंट और उस पायलट को छोड़ना पड़ेगा। जो सुन सरदार कहता है कि ठीक है, मैं हुसैन से बात करूंगा। इस बीच सीन कट होकर पहुंचता है सार्जेंट पर, जिसे वो लोग पहाड़ पर ले गए और वहां उसकी वर्दी को उतार कर जला दिया, फिर दूसरे कपड़े देकर एक बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां पर उसे एक दूसरा आदमी भी दिखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। कई दिनों से उसने ना कुछ खाया ना पिया। सार्जेंट उसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बस उसी हालत में बैठा रहता है। यहाँ दमित्री और उसके साथी वापस आने लगते हैं अपने बेस की ओर। तभी उनका जो ड्राइवर होता है वो ट्रक से उतरकर अचानक से भागने लगता है। अब ये कुछ समझ पाते कि इतने में उनके ऊपर हमला हो जाता है। पूरी ट्रक पलट जाती है। अब धीरे धीरे तालिबानी इनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इतने में वहां पर यूएसएसआर के टैंक आ जाते हैं, जो उन सभी पर हमला बोल देते और एक एक करके सभी तालिबानियों को मार डालते। तब जाकर इनकी जान बच पाती है। लेकिन दमित्री को अब माजिद पर शक होता है कि कहीं उसने ही इनकी लोकेशन तो नहीं बताई, इसीलिए ये लोग उसे ढूंढते और बहुत मारते। पर वो मना करता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वो भला खुद की जान जोखिम में क्यों डालेगा। पर वहां हुसैन को पता चल गया है कि कोई उनके ग्रुप में खबरी है जो सारी बातें जाकर बाहर बता देता है, और बड़ा ढूंढने में उन्हें एक आदमी पर शक होता है जिसका वो सभी के सामने गला काट देता है। इधर जब जनरल को पता लगती है कि हुसैन उनके साथ सौदा करने वाला है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब ये चीज उसकी सेक्रेटरी को पता लगती है तो उसने सभी को आगाह किया कि हुसैन तुम सभी को बेवकूफ बना रहा है। वो किसी के साथ कोई भी सौदा नहीं करेगा, बल्कि वो तो तुम लोगों को एक एक करके मारना चाहता है, जैसे कि आज सुबह इसने हमारे एक जासूस को मार डाला, जिसकी गर्दन वो सभी के सामने रखता है। जो देख दमित्री बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, हमें ये चूही बिल्ली का खेल बंद कर देना चाहिए। जनरल, मैं ये चाहता हूँ कि हम एक रेस्क्यू मिशन करें, जो कोई हमारा वहाँ पर लोग बंदी बनाए हुए हैं
उन्हें हम वापस लेकर आ जाए। वैसे भी कुछ दिन बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ से जनरल को किसी भी कीमत पर अपने बेटा चाहिए था, इसीलिए वो मान जाता। लेकिन उधर हुसैन ने तो सौदा करने का मन बना लिया है, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी है और अगर ऐसे लड़ते रहे तो किसी का भला नहीं होगा। इसीलिए आज उसने सार्जन को बाहर निकाला, उसके साथ एक और आदमी को भी, जो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स है, जनरल का बेटा। उसकी इतनी खराब हालत हो गई है कि खुद सार्जेंट उसे पहचान नहीं पा रहे। तालिबानी उन दोनों को रस्सी से बांधकर नदी के पास लाते हैं और नहाने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स बड़ी ही चालाकी से रस्सी को काट देता है। फिर वहां से भागकर एक ऊंची खाड़ी के पास जाता है। शायद उसकी जान बच गई, यही उसके दिमाग में चल रहा है। पर तभी उसके सामने वही बच्चा आता है जिसने उसे सबसे पहले देखा था। अभी उसके पास एलेक्स की बंदूक है, जिससे कि आज वो उसे शूट कर देता है। जी हाँ, एक 10 साल का बच्चा एलेक्स को गोली मार देता है, जो चीज देखने में बहुत ज्यादा भयानक है, पर यही हकीकत है। अब जब इस चीज की खबर हुसैन को पता लगती है तो अपने लीडर को बताता है, जो कि आर्मी वालों से मिलने आता है और इन्हें बताता है कि हम सौदा करने को राजी हैं, लेकिन तुम्हारे एक आदमी को एक बच्चे ने गलती से मार दिया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, पर हम उसकी बॉडी को तुम्हें सौंप देंगे। दमित्री भी अब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। एलेक्स तो मारा गया। अब जब उसकी लाश बेस पर आती है तो जनरल उसके सामने बैठकर खूब रोता है, लेकिन अब उसे बदला लेना है किसी भी हाल में। वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसके बेटे को मारा है। ये सुन उसका असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि उनसे सौदा मत करो, वो भरोसे के लायक नहीं है। इधर ग्रुप का लीडर आज टीवी पर देखता है कि अगले 4 घंटे के अंदर सारे आर्मी वाले अफगानिस्तान से चले जाएंगे, जो देख ग्रिल और उसके साथ ही जॉन बहुत खुश होते हैं और असल में इन दोनों की गारंटी के तौर पर यहाँ पर भेजा गया था, ताकि ये लोग अब किसी भी प्रकार का कोई भी हमला ना करें। लेकिन दोस्तों, लीडर का कुछ और ही प्लान होता है। वो इन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देता है, जिसके कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख इन्हें लगता है कि वो जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वो इनके अड्डे पर बमबारी कर देते हैं और सब कुछ खत्म कर देते हैं, जिसमें लीडर के कई सारे बंदे भी मारे जाते हैं। पर ये दोनों बच गए क्योंकि ये बेसमेंट में बंद थे। पर जब ये बाहर आते हैं तो इन पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जो देख इन्हें समझ नहीं आता कि असल में ये चला कौन रहा है। तभी उसे दूर से एक परछाई दिखती है, जिस पर वो शूट करके उसे खत्म करते हैं। पर जब वो पास जाते हैं तो देखते हैं ये वही 10 साल का बच्चा था, लेकिन ये बात ग्रिल को पता नहीं थी, इसीलिए बहुत बुरा लगता है उसे। अब दोनों ही वहां से पैदल अपने बेस की तरफ आने लगते हैं। रात में जॉन ग्रिल को बताता है कि जब हुसैन से वो पहली बार मिला तो उसने उसे सवाल किया कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर लोगों की मदद करने आया हूँ, तुम लोगों का देश को बचाने आया हूँ उन अमेरिकन से। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत हूँ। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इन मासूम अफगानी लोगों का भला हो सके, बल्कि हमने इनके देश को बर्बाद कर दिया। अब 2 दिन ये सभी बेस पर पहुंच जाते हैं। जनरल सभी के सामने स्पीच देता है, उन सोल्जर को याद करने को कहता है जिन्होंने अपनी जान इस पूरी जंग में गंवा दी। इतने में उनके पास दमित्री आकर पूछता है कि तुमने तो हमला ना करने का सौदा किया था, फिर हमला क्यों किया? तो जनरल बताता है कि उसके पास मॉस्को से ऑर्डर आया था, पर दमित्री को पता है कि ये झूठ है। उसने ये सिर्फ अपने बेटी की जान का बदला लेने के लिए किया, जिसमें एक 10 साल का बच्चा भी मारा गया, जो सुन जनरल का खून खोल जाता। वो कहता है कि ये जंग है, इसने हमारे भी लोग मारे हैं, उनके भी, और जंग में सब जायज होता है। जंग में सिर्फ जीत मायने रखती है। तो वो कहता है कि तुम तो भाग रहे हो, जीत कहाँ हुई तुम्हारी? तुमने एक दूसरे देश में खुद की सेना से हमला करवाया, जिसमें न जाने कितने वो लोग भी मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। उसकी ये बातें सुन जनरल कहता है कि तुम जैसे पीसफुल लोगों की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा, वरना हम इस जगह पर कब्जा करके दम लेते। आखिरी में हम देखते हैं कि जितने भी लोकल आर्मी के खबरी थे वो इनसे मिलने के लिए आते और दमित्री का खबर कारपेट तोहफे के तौर पर देता है, जिसे लेकर वो हमेशा के लिए अफगानिस्तान छोड़कर चला जाता है। शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान को हुकूमतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत से आए और बहुत से चले गए, लेकिन किसी बाहरी ताकत ने कभी भी अफगानिस्तान पर राज नहीं किया, चाहे वो रशिया हो या फिर अमेरिका। हमेशा उन्हें वापस जाना ही पड़ा। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।